केलकत में आप इतना अर्सा रहे, 1 साल, जी जी। वहाँ के लोगों को उस माहौल खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा मैं पहाड़ों पे तो काफ़ी बार गया था, लेकिन 1 साल पहली दफ़ा मैं रहा। तो कुछ करने नहीं गया था, सिर्फ़ और सिर्फ रहने गया था। और वहाँ पे मैंने चाह रहा था कि किसी गांव में, किसी ऐसी जगह पे जो गुमनाम सी हो, और वहाँ पे कुछ टाइम गुजारूँ। तो मैं 3 महीने स्कर्दू में रुका था, फिर उसके बाद मैं 2 महीने हुंजा साइड पे गया था, फिर मैं 4-5 महीने दन्योर में रुका था, कुछ अर्सा में फंडर पे और गिज़र वैली में और आसपास के सारे छोटे छोटे इलाकों में घूमा था। और वो टाइम में शायद अभी मैं अगर याद करूँ तो बहुत ही खूबसूरत वक्त था। जब मैं वहाँ से आया तो बहुत सारे अजीज़ मुझे रुखसत करने आए थे, और मैं भी रोया था और वो भी रोए थे। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अटैचमेंट हो जाती है इंसान को। लेकिन नॉनदलेस नेचर लोगों के साथ साथ आई थिंक स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान में वो है। और नेचुरली तौर पे, मतलब मैन मेड जैसे ही कोई चीज़ बनती है तो वो उतनी शायद खूबसूरत नहीं होती, या मुझे नहीं लगती, जितनी नेचर किसी चीज़ को निकाल सकता है। फिर वहाँ की हवा एक बिल्कुल फ्रेश, एक और ही लेवल की, पोल्यूशन नहीं होती है वहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो फ्रेश मिलते हैं आपको, और हर सीज़न के अपने अपने फ्रूट्स आपको नज़र आ जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जानवर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुए हैं। स्नो लेपर्ड मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे देखा, मैंने मार्खोर को वहाँ पे देखा, मैंने याक को वहाँ पे देखा। फिर उसके अलावा वहाँ पे इश्यूज़ भी हैं, वो भी मैंने उनके बीच में रहते हुए देखे। और वहाँ पे थोड़ी गुर्बत है, वो भी बिल्कुल है। वहाँ पे जो पानी है बहुत ही साफ़ पानी है। वहाँ पे झीलें हैं, एक इतनी इतनी खूबसूरत झीलें हैं कि वहाँ पे झील देख के आप रो पड़ते हैं कि ऐसी खूबसूरती भी हो सकती है। हालांकि है तो पानी ही, लेकिन हर एक जगह उसका एक अपना हुस्न है, और फिर हर एक मौसम में वो बदलती है। एक सड़क से आप अगर मार्च में गए हैं तो वो स्प्रिंग होगा, अगर आप अप्रैल में गए हैं तो वो गर्मियाँ शुरू हो जाती है, सब कुछ जो है वो ग्रीन हो गया। ऐसे ही साल के एंड पे सब कुछ येलो होता है, फिर उसके बाद सब कुछ वाइट हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है। तो वो एक ज़िंदा इन्वायरमेंट लगता है। यहाँ पे शहर में देखें, ये बिल्डिंग है, अब ये वैसे ही रहेगी पूरा साल, पता ही नहीं लगेगा कमरे के अंदर अगर रहे तो कि बाहर क्या हालात हैं और क्या नहीं है। तो ये एक जो चेंज था, आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ और कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। लेकिन नॉनदलेस मैं दोबारा वापस जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और उधर के जो लोग हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। और उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वो लोग आपस में रहते हैं, जिस तरह से रोज़ शाम को हम बैठते थे, वहाँ पे काफ़ी म्यूजिशियंस के साथ मेरा रब्ता हुआ जो उधर का लोकल फोक म्यूज़िक प्ले करते थे, एंड दे आर रियली गुड। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है म्यूज़िक के बारे में, मैं देख के हैरान रह गया। ऐसे ही वहाँ पे काफ़ी आर्टिस्टिक लोग हैं, और आई थिंक वहाँ पे ओवरऑल काफ़ी पोटेंशियल है उस इलाके की ग्रोथ की भी फर्दर, मैं देख के हैरान रह गया। ऐसे ही वहाँ पे काफ़ी आर्टिस्टिक लोग हैं, और आई थिंक वहाँ पे ओवरऑल काफ़ी पोटेंशियल है उस इलाके की ग्रोथ की भी फर्दर। टूरिज़्म, लेकिन इतना अगर देखें तो हमारा जो ज़्यादा टूरिस्ट है वो इधर आपका गाँव, नराज, मरी, इसी एरिया से वापस चला जाता है। जबकि जो असल खूबसूरती है, अगर नेचर को आपने देखना है तो वो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या दूर होने की वजह से इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है वहाँ पे? उसके काफ़ी सारे रीज़न थे। पहले तो मैं कंपेयर वैसे नहीं करना चाहता किसी भी इलाके को दूसरे इलाके के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह का गलत है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती होती है। लेकिन नॉनदलेस अगर हम हुंजा की बात करें तो उधर कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में कुछ जगहों पे है, और ये एक छोटी बात नहीं होती। अब जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट जो एटीएम है वो चाइना बॉर्डर पे है, एक छोटा सा वाक़या है, हमने ही बनाया वहाँ पे, लेकिन है। ऐसे ही वहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा है मरी वगैरह की निस्बत, तो वो एक उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। लोगों के चेहरे भी बदले हुए हैं, लोगों की आंखों का कलर और है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनकी लैंग्वेज है। वहाँ पे 7 तरह की लैंग्वेजेस देखी मैंने, रुशिस की, शिना और 4-5 और भी थी। बल्ती थी जो स्कर्दू में बोलते हैं। ऐसे ही जो शिना थी वो थोड़ी बहुत मैं समझने लग पड़ा हूँ, और थोड़ी बहुत बोल भी सकता हूँ, लेकिन एक टाइम टेकिंग चीज़ है वो। छोटे छोटे फासले पे लैंग्वेजेस डिवाइडेड है उनकी। फिर ऐसे ही वहाँ पे रशिया का बॉर्डर लगता है,
और चाइना का बॉर्डर लगता है और एक साइड पे इंडिया का बॉर्डर लगता है। काफ़ी वो डाइवर्स एरिया है। वहाँ से फ्यूचर में अगर पॉलिटिकल इश्यूज ना हो तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का ट्रेड हब बन सकता है वो। और टूरिस्ट वहाँ पे क्यों नहीं जाता? आई थिंक टूरिस्ट जाता है। दो तरह के टूरिस्ट होते हैं। एक होते हैं जो बस कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, उनके लिए फ़्लाइट्स हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। दूसरे हैं जो बाय रोड जा सकते हैं लेकिन पैशनेट होते हैं, उनको ट्रैवल का शौक़ होता है, वो आते हैं। अच्छा, आपने नेपाल का भी विजिट किया है जी। नेपाल का विजिट कब किया और उसमें आपने क्या एक्सप्लोर करने गए थे नेपाल आप? देखिए, नेपाल में तो खैर मेरी शादी थी। अच्छा जी, वहाँ पे मैं शादी करने के लिए गया था, अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए गया था। लेकिन वीज़ा वो मुझे जो लॉन्ग टर्म का था वो नहीं मिल सका था। लेकिन उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरे पास मोटरसाइकिल थी एक 500 सीसी, उसको लेके मैंने पूरा नेपाल एक्सप्लोर किया था। काफ़ी सारे सिटीज़ में गया था। वहाँ पे आसपास मैं काफ़ी मोनेस्ट्रीज़ में गया था। जैन बुद्धिज़्म से मुझे थोड़ा बहुत लगाव है, तो उसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया था और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और मोनेस्ट्रीज़ के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ज़िंदगी की कुछ गहरी रियलिटीज़ नज़र आने लग पड़ती हैं और वो दैट वाज आई ओपनिंग। नेपाल भी बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ उधर भी इसी तरह के लगते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा पहाड़ है K2। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। बड़ा होने से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आसपास के भी पहाड़ बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना सिर्फ इसी पट्टी में है। बाकी की दुनिया में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं रिलेटिव अगर कंपेयर करें तो वो एक देखा था मैंने और मेरा ख्याल है उन्होंने भी बड़ा अच्छा डेवलप किया है। लेकिन अगर मैं नेपाल की पहाड़ियों को, क्योंकि पूरा नेपाल ही पहाड़ी है, तो उसको अगर मैं GB से कंपेयर करूँ तो आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा डेवलप्ड है। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया नेपाल की गवर्नमेंट की निस्बत। वहाँ पे ज़्यादा गंद है, वहाँ पे ज़्यादा रश है, वहाँ पे सड़कें छोटी हैं, कई जगहों पे है ही नहीं। वहाँ पे हालात इतने खूबसूरत नहीं है जितने यहाँ पे हैं। लेकिन नंदरलेस खूबसूरत नेचुरली तौर पे ही ये इलाके इतने खूबसूरत हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो इसमें हमें कुछ हमारी ज़रूरियात हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं हम लोगों ने, हमारे और खर्चे हैं, बिजली हमें चाहिए होती है, तो वो चीज़ें ज़रूरत हैं। इन जगहों पे जाके आपको उन चीज़ों की ज़रूरत फील नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस सदी में आई थिंक उसकी ज़रूरत है। आपकी एज पहले मैंने नहीं पूछी, इस वक्त तकरीबन कितनी होगी? मेरी एज है जी 28 है। तो बिल्कुल आपकी जो एज है यही एक एज है जिसको हम कहते हैं नौजवान, जवान और नौजवान। तो 28 वाले जो 25 से लेके 30 के जो हमारी जो जनरेशन है, मेल फीमेल जो है, तो ये क्या करे? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप मीडिया को देखते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस के अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ ही है। और ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब बुरी खबर है। कोई भी आपको मीडिया के ऊपर अच्छी खबर, कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो जब आप हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ही सुनते हैं तो जो आपके दिमाग की हालत हुई है, और ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है उसकी जो दिमाग की हालत है वो आप समझ सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जो क्या करे, ये जो जनरेशन है, नई जो जनरेशन है आपकी, ये क्या करे ऐसे हालात में? देखिए, इसका मैं अभी खुद भी जवाब ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है वास्ट कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूँ। लेकिन नॉनदलेस क्योंकि सवाल पूछा गया है तो मैं इसका जवाब एक दे सकता हूँ कि आई थिंक जब बर्नआउट होता है इंसान, जब डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है लाइफ में, तो उस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये चीज़ कहाँ से निकल रही है। आपको नज़र आएगा कि उसके पीछे कोई ना कोई ख्वाहिश छुपी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई आपकी ऐसी डिज़ायर छुपी हुई है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। और दूसरा, जब भी किसी मसल को आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे 24 घंटे तो वो थक तो जाएगा। दिमाग भी एक मसल है, 24 घंटे जब इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो सीधी सी बात है वो बर्नआउट होगा, एंग्जाइटी आएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके हाथ बंधे होंगे और आपसे हिलेंगे ही नहीं, काम ही नहीं होगा। मैं उस फेज से गुजरा हूँ और उसको डील करने के लिए बैलेंस लाइफ लेके चलनी ज़रूरी है। खाने पीने पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, माइंडफुल होना ज़रूरी है। जैन बुद्धिज़्म में ये एक चीज़ है माइंडफुलनेस। इसका मतलब होता है जो भी करें उसको माइंडफुल होके करें, ध्यान से करें, तवज्जो से करें। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर आप लाइफ में बैलेंस ले आएँ, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ना कर दें, सिर्फ वो करें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको खुशी देता है,
तो आपको कभी लाइफ में मसला नहीं होता। और शायद असल सक्सेस मेरे नज़दीक अंदर की खुशी है, ना कि बाहर की वेल्थ। दैट्स इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया नक्श, आपने अपना जो कीमती वक्त दिया। आज आप कि मेरा फ़्लाइट भी आप जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपसे रिक्वेस्ट की, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ज़िंदगी में फिर आपसे मिलेंगे और जो उस दौरान में आपने सीखा होगा उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया। बहुत